Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover chapter number 17, Breathing and Exchange of Gases of class 11 Biology. So let's start. तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होती क्या है. तो जो हमारा फूड है दैट इज ग्लूकोज, उसको तोड़कर यानी कि एक कैटाबॉलिक रिएक्शन कर कर जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन. ओके, तो अब अगर हम बात करें, ये हुआ एक कैटाबॉलिक रिएक्शन और इसी में एक बहुत ही मेन स्टेप जो होता है वो होता है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग बेसिकली CO2 को, हमारी जो सेल्स CO2 प्रोड्यूस कर रही हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना और एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन को लेना इज कॉल्ड ब्रीथिंग, जो कि 2 स्टेप्स में होती है. इंस्पिरेशन यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करना और एक्सपिरेशन यानी कि जो एल्वियोलर एयर है यानी कि CO2 उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना. तो ये बात हो गई रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग की. अब हर एक ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कि भाई वो क्या उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स की, तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, यानी कि अपनी पूरी बॉडी से ये रेस्पायर कर सकते हैं यूजिंग सिंपल डिफ्यूजन. बात करें अगर इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के पास कुछ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं और इन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को बोला जाता है ट्रेकियल ट्यूब्स. तो ये ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल के हेल्प से रेस्पायर करता है, यानी कि अपनी मॉइस्ट स्किन की हेल्प से. अगर हम बात करें एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मलस्क की, तो वो रेस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स और इनके इस तरह के रेस्पिरेशन को बोला जाता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ब्रांचियल रेस्पिरेशन. अब अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस यूज करती है गिल्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये सब लंग्स को यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन और इसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. अब कुछ एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स अपनी स्किन को यूज करके भी रेस्पायर करते हैं और उसको बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ. तो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इस तरह से है. हमारे पास एक्सटर्नल पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स है जो कि जाकर नेजल पैसेज में खुलती है. अब ये जो नेजल पैसेज है ये जाता है नेजल चैम्बर में और नेजल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में. फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए. इसके बाद ये जो फेरिंग्स है ये जाता है लैरिंग्स में. लैरिंग्स एक कार्टिलेजेनियस बॉक्स होता है, यानी कि कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और इसीलिए इसको बोला जाता है साउंड बॉक्स. अब अगर हम आगे देखें तो जब हम फूड स्वॉलो करते हैं तो जो हमारा ग्लॉटिस होता है उसको एक इलास्टिक कार्टिलेजेरियस फ्लैप कवर कर लेता है, ठीक है, जिसका नाम होता है एपीग्लॉटिस. और एपीग्लॉटिस का काम होता है कि वो प्रिवेंट करे एंट्री ऑफ फूड इनटू द एयर पैसेज. जो नेजल पैसेज है या फिर एयर पैसेज है उसमें फूड की एंट्री ना हो, इसलिए एपीग्लॉटिस आकर एपीग्लॉटिस एक इलास्टिक फ्लैप है जो कि आकर ग्लॉटिस को कवर कर लेता है जब हम स्वॉलो करते हैं फूड को. इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेकिया की, तो ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, जो कि मिड थ्योरेकिक कैविटी तक पहुंचती है. ठीक है, अब ये मिड थ्योरेकिक कैविटी तक पहुंचती है और ये डिवाइड होती है जाकर 5th थ्योरेकिक वर्टिब्रे पे. ये डिवाइड होती है 5th थ्योरेकिक वर्टिब्रे पर जाकर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि ट्रेकिया कहाँ पर जाकर डिवाइड करती है. तो ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारे मिड थ्योरेकिक कैविटी में प्रेजेंट होती है और ये डिवाइड होती है जाकर 5th थ्योरेकिक वर्टिब्रे पर.
और ये डिवाइड होती है दो ब्रोंकी में, यानी कि राइट और लेफ्ट ब्रोंकी। अब ये जो ब्रोंकी है ये अलग अलग सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकीज में डिवाइड होती रहती है और लास्ट में बहुत ही थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक पहुंच जाती है। अब ये जो ब्रोंकियोल है, हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल पर एक एल्वियोली प्रेजेंट होती है। एल्वियोली बेसिकली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सारी कैपिलरीज से मिलकर बनता है और यही एक्चुअल जगह होती है जहां पर डिफ्यूजन होता है गैसेस का, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब जो ये हमारी लंग्स होती है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स फर्स्ट। ये देखिए, तो ये वाला पार्ट हो गया एपिग्लॉटिस, यानी कि वही थिन इलास्टिक फ्लैप। उसके बाद ये हो गया लैरिंग्स, जो कि हमारा होता है साउंड बॉक्स। ये हो गया ट्रेकिया, और ये जो रिंग्स आपको दिखाई दे रही है ये होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और इनका फंक्शन होता है कि एयर जब पास कर रही है तो वो कोलैप्स ना कर जाए और इजीली फ्लो हो पाए एयर का। यहाँ पर आके ये ट्रेकिया डिवाइड हो गया दो ब्रोंकी में, और फर्दर सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकीज और लास्ट में एक टर्मिनल ब्रोंकियोल बन जाता है। और ये वाले जो बलून या वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है एल्वियोली। अब ये जो हमारे लंग्स है ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, मतलब ये देखो ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन से आउटर साइड से कवर्ड होते हैं। इन दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, और ये प्लूरल फ्लूइड हेल्प करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। और इसके बाद यहाँ पर हमारे जो लंग्स हैं उनके नीचे प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो कंडक्टिंग पार्ट्स और दूसरा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट्स। तो कंडक्टिंग पार्ट्स में वो वाले पार्ट्स आते हैं जो कि नॉस्ट्रिल्स से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। और एक्सचेंज पार्ट्स में एल्वियोली और जो एल्वियोली के साथ डक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब कंडक्टिंग पार्ट्स का काम होता है जो एयर है उसको एल्वियोली तक लेकर आना। दूसरा काम होता है कि उसमें से जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको क्लीन करना। और लास्ट फंक्शन होता है कि वो जो एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आए। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट्स का काम होता है एक्चुअल डिफ्यूजन करवाना ऑक्सीजन का और CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। ठीक है, तो एक्चुअल डिफ्यूजन करवाते हैं हमारे एक्सचेंज पार्ट्स या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट्स, और एयर को लेकर आते हैं एल्वियोली तक कंडक्टिंग पार्ट्स। बात करते हैं लोकेशन ऑफ लंग्स की, तो कहाँ पर लोकेटेड होती है हमारी लंग्स। अब जो लंग्स है ना वो एक एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली बात, फुल एयर टाइट चैम्बर होता है जहां पर लंग्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें तो डोर्सली, यानी कि आगे की तरफ से जो लंग्स होती हैं डोर्सली, वो बनी होती हैं थियोरैकिक चैम्बर के वर्टिब्रल कॉलम से, थियोरैकिक चैम्बर के वर्टिब्रल कॉलम से। इसके बाद वेंट्रली बनी होती है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है ये स्टेर्नम के पास। इसके बाद इसके नीचे लोअर साइड पर, इसके लोअर साइड पर प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। तो मतलब कि ये फुल कवर्ड होती है। अगर ज़रा सा भी चेंज थियोरैकिक कैविटी में आता है तो वो डायरेक्टली लंग्स में भी आएगा, लंग्स में भी दिखेगा वो चेंज। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ रेस्पिरेशन के स्टेप्स की, कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे रेस्पिरेशन जाकर कंप्लीट होता है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो नंबर 1 सबसे पहले तो ब्रीथिंग ही होती है। अब ब्रीदिंग का एक और नाम होता है जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट। इट इज द अदर नेम फॉर ब्रीदिंग, pulmonary ventilation. What is breathing? It is simple a process by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. बस, ठीक है।
जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हम अंदर लेंगे बॉडी के, और CO2 रिच जो एल्वियोली से बाहर निकल रही है एल्वियोलर एयर, उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। तो नंबर 1 स्टेप हमारा यही था। नंबर 2 की बात करें तो अब हमने ब्रीदिंग कर ली, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करना है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस का डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन एंड CO2 का डिफ्यूजन होगा। यानी कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है उसके बीच में, उनके आसपास होगा डिफ्यूजन, कौन सी गैस अंदर जाएगी, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन और CO2 की। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर मतलब हमारा होगा डिफ्यूजन। थर्ड होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन तो हो गया, अब इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, टिश्यूज तक भी तो लेके जाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा, ये करवाएगा ब्लड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये था हमारा थर्ड स्टेप। अब अगर हम बात करें फोर्थ स्टेप की, तो अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा इन्हीं गैसेस का। कौन सी गैसेस का, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा, पर अब की बार ब्लड और टिश्यूज के बीच में। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा कि जो हमारी ऑक्सीजन है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ O2। किस लिए यूटिलाइज करेंगे, फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ही तो करते हैं फूड का, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब हम ऑक्सीजन को यूज करेंगे। तो यूटिलाइज करेंगे हम O2 को फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और रिलीज कर देंगे CO2 को। तो ये थे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले ब्रीथिंग करी, जिसे हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल दिया। उसके बाद गैसेस का डिफ्यूजन हुआ एल्वियोलर मेम्ब्रेन के आसपास। फिर जो वो गैसेस थी उनको ट्रांसपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ ब्लड। उसके बाद फिर डिफ्यूजन हुआ गैसेस का ब्लड और टिश्यूज के बीच में। फिर ऑक्सीजन को कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज करा और CO2 को रिलीज कर दिया इन द एनवायरनमेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि किस तरह से ब्रीदिंग होती है। अभी तक तो हम बचपन से ही बड़ा इजी सा पढ़ के आए हैं कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ऐसी हमने इनहेल किया, अगर एयर को अंदर लिया वो इनहेलेशन, एक्सहेल किया तो एक्सहेलेशन। बट अब हमें प्रॉपर इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा कि ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता कैसे है ना। तो चलिए देखते हैं। अब इतना तो हमें पता ही है कि जो ब्रीदिंग है वो 2 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को थोड़ा और स्टैंडर्ड सा नाम दे देते हैं। इनहेलेशन को बोल दिया हमने इंस्पिरेशन, और एक्सहेलेशन को बोल दिया हमने एक्सपिरेशन। जब हमने एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया थ्रू नॉस्ट्रल्स, उसको बोल दिया इंस्पिरेशन। जब हमने एल्वियोलर एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया तो उसको बोल दिया एक्सपिरेशन। अब ये होता कैसे है, जो मूवमेंट है एयर का लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर, वो होता कैसे है, एक प्रेशर ग्रेडियंट की हेल्प से होता है। एक प्रेशर ग्रेडियंट बना लिया जाता है, यानी कि एक तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ प्रेशर कम होता है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच में होगा, ये होगा लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। अब सिंपल सी बात है, अगर देखो, अगर लंग्स का अगर प्रेशर ज़्यादा होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो हमेशा कोई भी चीज़, अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की ही बात करें तो हायर टू लोअर जाती है। तो क्या होगा, अगर लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो लंग्स से जो एयर है वो बाहर की तरफ, यानी कि एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाएगी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन। बेसिक समझो कि एक्सपिरेशन तब होगी जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर लंग्स का प्रेशर कम हो जाए और एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू लंग्स, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए, तो फिर से क्या होगा,
हायर टू लोअर जाएगा, हाई किसका है एटमॉस्फेयर का, लो किसका है लंग्स का, तो एयर अंदर हमारी बॉडी के एंटर कर जाएगी जिसे हमने बोल दिया इंस्पिरेशन। तो ये तो बात हो गई प्रेशर ग्रेडियंट की। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा कैसे, तो अब देखते समझते हैं। दो चीज़ें हैं, दो ऐसे मसल्स कह सकते हो आप जो कि हेल्प करेंगी इस प्रोसेस को करने में, इस ग्रेडियंट को डेवलप करने में, और वो दो हैं, एक तो डायाफ्राम और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो मसल्स मिलके, एक तो डायाफ्राम और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मिलके हेल्प करेंगी एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट कहाँ होती है, ये रिब्स के बीच में कहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, रिब्स के बीच में ये वाली मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब चलो बात करते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशन की कि होगा क्या। तो सबसे पहले हम चलो स्टार्टिंग से देखते हैं कि स्टार्टिंग होगी कैसे। देखो सबसे पहले जो हमारा डायाफ्राम है उसका होगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होगा। अब जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हमारा थोरैकिक चैम्बर है उस वो अपने एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस से इंक्रीज कर लेगा अपनी वॉल्यूम को। अब ये यानी कि इसका सबसे पहले लिख लेते हैं कि एंटेरो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। अब ये एंटेरो पोस्टीरियर वॉल्यूम सिंपल याद करो कि ऊपर नीचे से, ठीक है, ऊपर नीचे से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा डायाफ्राम का, ठीक है। अब डायाफ्राम ने तो अपना काम पूरा कर दिया। दूसरा मैंने बोला था एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, तो अब डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। अब ये जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो रिब्स है इसकी वजह से क्या होगा, रिब्स लिफ्ट अप हो जाएगी, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी, और जब रिब्स ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी तो इसके साथ साथ स्टेरनम भी लिफ्ट अप कर जाएगा, स्टेरनम भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही स्टेरनम भी ऊपर की तरफ जाएगा तो जो थोरैकिक चैम्बर है वो डोर्सोवेंट्रली भी इंक्रीज कर जाएगी उसकी वॉल्यूम, ठीक है। तो डोर्सोवेंट्रली मतलब आगे पीछे, एंटीरो पोस्टीरियर मतलब ऊपर नीचे। तो डोर्सोवेंट्रली भी जो थोरैकिक चैम्बर है, जो थोरैकिक चैम्बर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही डोर्सोवेंट्रली थोरैकिक वॉल्यूम की होगी इंक्रीज वॉल्यूम, तो ओवरऑल जितना पल्मोनरी वॉल्यूम है, ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगी इसके साथ साथ। अब पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब कि लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। अब जैसे ही लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और सब्जेक्ट्स में यानी कि केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की, यानी कि जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना कम प्रेशर होगा और जितनी कम वॉल्यूम होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई, तो अब अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। अब अगर प्रेशर कम होगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और लंग्स का प्रेशर हो जाएगा कम। और क्या होता है, जो एयर है या फिर ऑक्सीजन है, कुछ भी, अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की भी बात करें तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है चीज़ें। तो यहाँ पर भी एयर हायर प्रेशर से लोअर में जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाएगी और इंस्पिरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये बात थी इंस्पिरेशन की, ये मैकेनिज्म होता है इंस्पिरेशन का। बात करते हैं एक्सपिरेशन की, जस्ट उसका ऑपोजिट। अब क्या होगा, सबसे पहले वहां पर क्या हुआ था, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर डायाफ्राम सबसे पहले रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। डायाफ्राम रिलैक्स हुआ
तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस से जो वॉल्यूम बढ़ी थी वो फिर से नॉर्मल हो गई, यानी कि कम हो गई। ठीक है, इसके बाद जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो थी वो भी रिलैक्स कर जाएगी। अब वो रिलैक्स कर गई तो जो स्टेरनम और रिब्स ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई थी, जो स्टेरनम और रिब्स है वो जो ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई थी वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। इसी वजह से जो इंक्रीज हुआ था वॉल्यूम में वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जो इंक्रीज है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स। अभी बोला था मैंने कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अब अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो यानी कि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर तो लंग्स में आ गया, तो ज़्यादा से कम की तरफ एयर मूव करेगी, यानी कि लंग्स से जो एयर है वो एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाएगी और यहीं पर हमारा एक्सपिरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग सिंपली बेस्ड है प्रेशर ग्रेडियंट पर, और पूरा हमें बेसिकली एक प्रेशर ग्रेडियंट समझना है। अपने दिमाग में ये रखना है कि हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर जो है वो मूव करेगी। और ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन बना रहा है, ये दो मसल्स मिलकर बना रही हैं, एक तो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल प्रेजेंट है रिब्स के बीच में, और हमें इसमें याद रखना है कि कब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कब डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, कैसे प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, बस हमें इतना याद रखना और पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमारे टिप्स पर आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ पर। बट उससे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल कितनी टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है, 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट। और ये मेजर करने के लिए कि कितनी एयर इन्वॉल्व्ड हुई ब्रीदिंग मूवमेंट्स में, यानी कि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इन सब में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने यूज़ करी, एक डिवाइस है जिसका नाम है स्पायरोमीटर, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ में। तो सबसे पहली आती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हम जितनी एयर इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं उसको ही बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। ये 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट तक जाती है। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होती है जो कि हम एक्सपायर करते हैं फोर्सिबल एक्सपिरेशन में। जब भी एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन हुआ तो टाइडल वॉल्यूम तो अलग है कि वो तो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में आप कितनी एयर एक्सपायर है इंस्पायर कर रहे हो, बट अगर एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन हो रहा है तो उस टाइम पर वो जो एडिशनल अमाउंट होगा टाइडल वॉल्यूम से, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा जो कि आपने एक्सपायर किया, वो होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 1000 to 1100 ml तक जाती है। इसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एडिशनल वॉल्यूम होती है जब आप एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर रहे हो। तो टाइडल वॉल्यूम से अलग जो एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर रहे हो एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन में, उसे बोला जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 2500 to 3000 ml तक जाती है। इसके बाद आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो कि लंग्स में एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद बच जाती है। जब एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन हुआ यानी कि हमारी लंग्स से एयर निकली, तो जो अमाउंट ऑफ एयर हमारी लंग्स में बच गया उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये 1100 से 1200 ml तक होती है। इसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वो होती है कि जब एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन हुआ तो एक फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद एक पर्सन कितनी अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, और इसको हम निकालते हैं टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करके।
इसी का ही ऑपोजिट है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि वो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद, और ये हम निकालते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हेल्प से। इसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो होती है जब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है तो जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये हम निकालते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस करके। वाइटल कैपेसिटी वो वॉल्यूम होती है जो कि एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद जितनी ज़्यादा वॉल्यूम एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, या फिर इसका उल्टा बोलूँ तो एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और इसको निकालने के लिए हम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस कर देते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी होती है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर, जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स यूज कर रही है एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के एंड में, यानी कि एक प्रॉपर फोर्सिबल इंस्पिरेशन हो चुका है उसके एंड में जिस भी तरह से जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर यूज करी लंग्स ने उसको बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। और ये हम निकालते हैं वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस करके। वाइटल कैपेसिटी क्या थी? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या थी? रेजिडुअल वॉल्यूम थी कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में बच जाती है। इन सबको प्लस करके हमारी टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो सबसे पहली बात, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? तो प्राइमरी साइट है एल्वियोली, वही है जहां पर प्राइमरीली डिफ्यूजन होता है या फिर एक्सचेंज होता है दो गैसेस का, है ना। बट एल्वियोली के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक जगह और भी तो होता है। कहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी तो हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये कैसे होता है? ये होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। अभी हमने पीछे जो देखा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, उसमें भी एक ग्रेडियंट बना था और ग्रेडियंट था वो एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ था। तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन कराने के लिए एक ग्रेडियंट डेवलप होगा जो कि प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट बेसिकली सिर्फ आप कह सकते हो उतार चढ़ाव, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एक तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा दूसरी तरफ प्रेशर कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यही होता है बेसिकली प्रेशर या फिर किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट, यानी कि उतार चढ़ाव, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। ठीक है, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे दो फैक्टर्स है। सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि वो जो गैस है वो कितनी सॉल्युबल होती है। ठीक है, और दूसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन्स डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है उनकी क्या थिकनेस है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। कितनी गैस सॉल्युबल है और थिकनेस कितनी है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स की, जो डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है उनकी कितनी थिकनेस है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है पार्शियल प्रेशर। तो सपोजिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक इंडिविजुअल जो प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो प्रेशर कंट्रीब्यूट हर एक इंडिविजुअल गैस कंट्रीब्यूट कर रहा है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसे बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। ये जो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम दो तरह के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, एक तो PO2 और PCO2, यानी कि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की, वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन से अगर हम कंपेयर करें, यानी कि CO2 बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है। अब अगर हम बात करें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ना वो 3 लेयर्स से मिलकर बनता है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है
वो 3 लेयर्स से मिलकर बनता है। सबसे पहली लेयर है एपिथीलियम ऑफ एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली की एपिथीलियम, जिसको बुक में थिन स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोली बोला गया है, तो आप एपिथीलियम ऑफ एल्वियोली भी सिंपल याद रख सकते हैं। दूसरा एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, एल्वियोलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम और एपिथीलियम ऑफ एल्वियोली। और थर्ड एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एल्वियोलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम और एल्वियोली की एपिथीलियम से मिलकर ही बनता है, ठीक है। यानी कि जो इसका एंडोथीलियम होती है, एंडोथीलियम सेल्स होती हैं कैपिलरीज की, उनकी एक सिंगल लेयर से मिलकर बनता है, और जो स्क्वेमस एपिथीलियम है उसकी भी एक सिंगल लेयर से मिलकर ये थिन बेसमेंट बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये 3 लेयर्स हैं, पर फिर भी जो थिकनेस है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, वो लेस देन 1 mm है, 1 mm से भी कम है इसकी थिकनेस। अब क्या होता है, सारे फैक्टर्स इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से फंक्शन करते हैं कि जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है एल्वियोली से, फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यूज। और दूसरी तरफ किस तरह के फैक्टर्स बन जाते हैं कि डिफ्यूजन होता है CO2 का फ्रॉम टिश्यूज से एल्वियोली, यानी कि वहां पर तो टिश्यूज से एल्वियोली में जाएगी जो CO2 है, और यहाँ पर एल्वियोली से टिश्यूज तक पहुंचेगी ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो जो ब्लड ही मेन मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट फॉर गैसेस का, ठीक है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है O2 और CO2 को। अब 97% ऑफ O2 यानी कि 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करी जाती है बाय RBCs, इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, रेड ब्लड सेल्स, और 3% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इन अ डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, ठीक है। एक डिजॉल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू 3% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। अब अगर हम बात करें CO2 की, तो 20 से 25% तक जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है विद द हेल्प ऑफ RBCs। 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 माइनस। और इसके बाद जो 7% ऑफ CO2 है, 7% ऑफ CO2 वो एक डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये है बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का तरीका, ठीक है। 97% ऑक्सीजन RBCs ट्रांसपोर्ट कर रही है, 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही है प्लाज्मा में, 20 से 25% CO2 RBCs ट्रांसपोर्ट कर रही है, 70% CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और 7% ऑफ CO2 डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे कि किस तरह से थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो लेट्स स्टार्ट।
अब चाहे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो या ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हो, दोनों ही होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है ना। अब जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होने के लिए और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को आकर छेड़छाड़ करती है, यानी कि परेशान करती है, बाइंड होने नहीं देती। और वो फैक्टर्स हैं H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कि PCO2, और इसके साथ साथ टेम्परेचर। तो जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी उतना कम ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मतलब एक तरीके से डिसोसिएट होने लग जाएगा। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे, और अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हैं और ये सारी चीज़ें कम है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेंगे, है ना। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। अब देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं एल्वियोली की। ठीक है, अब एल्वियोली में क्या होता है? एल्वियोली में जो PO2 होता है वो ज़्यादा होता है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है, बल्कि जो PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी कम होता है, टेम्परेचर भी लो होता है और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन से और इजीली बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पर फॉर्म कर लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ में क्या होता है? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, बल्कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होती है ना। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको तोड़कर डिसोसिएट कर देते हैं O2 और हीमोग्लोबिन में। ठीक है, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब हर 100 ml, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to tissues। ठीक है, यानी कि हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो 5 ml ऑफ O2 हर एक टिश्यू को दे सकता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। ठीक है, इसके बाद एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सिग्मोइड कर्व होता है, यानी कि सपोज इफ दिस इज अ ग्राफ तो एक सिग्मोइड कर्व आता है। सिग्मोइड कर्व कुछ इस तरीके का होता है। इस तरह का कर्व ऑब्टेन होता है जब हम एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और यहाँ पर है PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब हम आगे देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी जस्ट इसका ऑपोजिट है। जैसे वहाँ पर जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, यहाँ पर भी CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी और बनाएगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन।
ग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन बनाएगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू आउट द बॉडी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ में अभी हमने देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी होती है। तो जो टिश्यूज़ में है यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम बात करें एल्वियोली की, तो एल्वियोली में जो PO2 होता है यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है। तो यहाँ पर जो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ये डिसोसिएट हो जाता है, CO2 और H2O में। ठीक है, और CO2 एल्वियोली से फिर बाहर निकल जाती है। अब RBCs में ना एक बहुत अबंडेंट एंजाइम होता है। ठीक है, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये एक रिएक्शन को दोनों रिवर्स डायरेक्शन में भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बहुत अच्छे से ऑल्टर करता है, और वो रिएक्शन है ये CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाएगा H2CO3 और फिर ये टूटकर बनाता है H प्लस और HCO3 माइनस यानी कि बाइकार्बोनेट। ये सब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब टिश्यू लेवल में क्या होता है, PCO2 तो ज़्यादा होता है। तो जब PCO2 ज़्यादा होता है तो जो CO2 है ना, ये देखो ये जो CO2 है ये क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है टिश्यू लेवल पर, और फिर डिसोसिएट हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से H प्लस और HCO3, यानी कि ये क्या है, ये बाइकार्बोनेट ही तो है। तो बाइकार्बोनेट बना लेता है टिश्यू लेवल पर और बाद में डिसोसिएट हो जाता है। अब अगर हम बात करें एल्वियोली में, तो एल्वियोली में क्या होता है, PCO2 कम होता है, तो जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, यानी कि यहाँ से ये वाला स्टेप आता है और यहाँ से ये वाला, CO2 और H2 अलग हो जाता है, फिर CO2 बाहर निकल जाता है बॉडी से। अब एवरी 100 ml ऑफ deoxygenated blood, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approx 4 ml CO2 to alveoli। जैसे कि हमने ऑक्सीजन में देखा था, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो रहा था, हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन हर एक टिश्यू को दे रहा था। यहाँ पर हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ CO2 एल्वियोली को दे रहा है। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में रेगुलेशन भी तो होनी चाहिए, कुछ ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो उसको रेगुलेट करने वाले भी तो कुछ सिस्टम या फिर कोई ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है ना। अब ह्यूमन बींग्स के पास अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को, भाई जैसे बॉडी टिश्यूज डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यूज, है ना। और ये कैसे होता है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम हेल्प करता है इसमें। अब जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के मेड्यूला रीजन में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, और यही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हेल्प करता है इन एक्टिविटीज़ को या फिर रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने में। इसी के साथ साथ हमारे ब्रेन में एक पॉन्स रीजन होता है, और उस पॉन्स रीजन में एक और
सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करके रखता है। यानी कि देखो, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट करके रखेगा, और इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट रखना। इसके साथ कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको नॉर्मलाइज करे, ठीक है। इसके बाद अब ये जो सेंटर है ये क्या करेगा, ये ना न्यूरल सिस्टम देगा, न्यूरल सिग्नल देगा। कोई भी अगर एक न्यूरल सिस्टम है तो वो न्यूरल सिग्नल प्रोवाइड करेगा, है ना। तो न्यूरल सिग्नल जाएंगे। अब इसके जो न्यूरल सिग्नल होंगे ना वो इंस्पिरेशन के टाइम को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो न्यूरल सिग्नल आएंगे वो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। और अगर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम होता है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी रेट पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। इसी के साथ साथ अभी हमने दो सेंटर्स की बात कर ली, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसके साथ साथ इसी रिदम सेंटर के पास एक हाईली सेंसिटिव कीमोसेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए, ठीक है। किसके लिए अब ये देखो क्या है, ये कीमोसेंसिटिव सेंटर है। किससे सेंसिटिव है, ये दो चीज़ों से सेंसिटिव है, एक तो CO2 और दूसरा H+ आयंस से। इन दो चीज़ों से सेंसिटिव है। जैसे ही ये चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ गई तो ये वाला जो सेंटर है ना, ये कीमोसेंसिटिव सेंटर, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होके रिदम सेंटर को सिग्नल्स भेजेगा कि कुछ भी करो पर इन दो सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट करो। फिर वो रिदम सेंटर का काम होगा कि वो किसी भी तरह से इन्हें एलिमिनेट करे। तो अभी हमने 3 चीज़ें देखी जो कि कर रही हैं। कौन कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और कीमो सेंसिटिव सेंटर। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। ये दो तरह की आर्टरी होती हैं, कैरोटिड आर्टरी और आर्टिक आर्क। ये भी क्या करती है, अगर चेंजेस आते हैं CO2 या फिर H+ कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये रिसेप्टर्स भी सिग्नल्स भेज देते हैं रिदम सेंटर पर ताकि चेंजेस हो जाए, ठीक है। तो मेन यहाँ पर अगर हम बात करें तो रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। मतलब ऑक्सीजन का जो एक पार्शियल प्रेशर है या फिर कुछ भी, ऑक्सीजन का रोल इस पार्ट में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 3 डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला है अस्थमा। अस्थमा में डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होती है क्योंकि जो ब्रोंकी है वो सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकीज में, ठीक है। एम्फीसीमा में क्या होता है, जो एल्वियोलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और इस वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सरफेस होता है वो कम हो जाता है और प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं हमारी रेस्पिरेशन में। फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, वो डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ में, क्या होता है, जिनमें स्पेशली जिनमें ग्राइंडिंग होती है या फिर स्टोन ब्रेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब वो जो डस्ट है वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में जाकर हमें हार्म करता है। जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता, उसको झेल नहीं पाता एक तरीके से। इस वजह से अगर हम ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो जो हमारे फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है और सीरियस लंग डैमेज भी उसकी वजह से हो सकता है। इसीलिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क हर टाइम यूज़ करके रखने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. We'll continue another chapter in my next video. Till then, please like, share and subscribe my channel. Thank you.